नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एम्स एमसीक्यू बेस की जो ये वीडियो लेक्चर चल रहे हैं उसमें एक नया वीडियो हम लोग लेके आए हैं और ये वीडियो इमेज बेस का रहेगा एम्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। और डिफरेंट टाइप की इमेज जो है उसको विद रैशनल है और विद डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं ताकि एग्जाम में आपको मैक्सिमम फायदा हो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि हर इमेज की अपनी एक क्वालिटी है, हर एक स्लाइड अपने आप में एक पूर्ण स्लाइड है जिसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको डिलीवर की जाएगा। सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन इन लेफ्ट फोरआर्म ऑफ ए बेबी शोन इन द पिक्चर। लेफ्ट फोरआर्म पे कौन सा वैक्सीन देते हैं, पिक्चर में जो शो किया है ये शो किया है लेफ्ट फोरआर्म पे ये वैक्सीन लग रहा है, ये कौन सा वैक्सीन है? मीजल्स, डीपीटी, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। चार ऑप्शन दिए हुए, लेफ्ट फोरआर्म पे वैक्सीन लग रहा है, कौन सा वैक्सीन है? बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना। आपने बोला साहब ये तो बीसीजी है, ये क्या है? बीसीजी है, बैसिलस कालमेट गाउरिन। मीजल्स वैक्सीन जो होता है वो सबक्यूटेनियस लगता है ना, और डीपीटी जो होता है वो इंट्रामस्कुलर लगता है। हेपेटाइटिस बी जो है वो इंट्रामस्कुलर लगता है। लेकिन ये कौन सा वैक्सीन है? ये तो बीसीजी है। और ये कैसे लगता है? इंट्राडर्मल। और आप देख रहे हो यहाँ पे इंसुलिन जो है ट्यूबरक्लिन सिरिंज से इंट्राडर्मली बीसीजी को लगाया जा रहा है। बीसीजी का जो वैक्सीन होता है बैसिलस कालमेट गाउरिन, ये वैक्सीन हमेशा जो है पाउडर फॉर्म के अंदर होता है ना। किस फॉर्म होता है? पाउडर। इस पाउडर फॉर्म के वैक्सीन को स्टोर करके रखना होता है फ्रीज के अंदर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको स्टोर करके रखना होता है। जब इसको अपने को यूज करना है तो इसको 1 ml, कितना? 1 ml, 1 ml नॉर्मल सलाइन के अंदर इसको क्या करता है? डाइल्यूट। और ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है किसके साथ डाइल्यूट करते हैं। याद रखिएगा नॉर्मल सलाइन के साथ में, स्टेराइल वाटर के साथ में नहीं, नॉर्मल सलाइन के साथ में इसको डाइल्यूट करते हैं। स्टेराइल वाटर के साथ में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि स्टेराइल वाटर से जो इसका रिएक्शन होता है स्किन में वो ज्यादा होता है, डेंजरस होता है, खतरनाक होता है, इसलिए हम नॉर्मल सलाइन से डाइल्यूट करते हैं 1 ml नॉर्मल सलाइन से। जब इसको एक बार प्रिपेयर कर दिया आपने तो प्रिपेयर करने के बाद में इसको 2 to 4 आवर्स के अंदर इसको क्या करना होता है? डिस्कार्ड करना होता है। 2 to 4 आवर्स में क्या करना होता है? डिस्कार्ड करना होता है। इससे ज्यादा इसको आप काम में नहीं ले सकते। इसलिए जब भी इसको यूज करते हैं एक फिक्स टाइम रखते हैं कि मंडे को वैक्सीनेशन होगा तो मैक्सिमम बच्चे जो है उस पे उसको यूज कर सके, क्योंकि 1 ml डोज बहुत ज्यादा होती है। इसकी डोज जो हम काम में लेते हैं कि अगर न्यू बोर्न बेबी है, एट बर्थ लगा रहे हो या 0 से 1 महीने के अंदर अंदर, 1 मंथ के अंदर अंदर, है ना, 1 मंथ के अंदर अंदर आप लगा रहे हो तो इसकी डोज दी जाती है 0.05 ml, 0.05 ml। और 1 महीने से लेके 1 साल तक, 1 ईयर तक आप लगाते हो तो इसकी डोज दी जाती है 0.1 ml, 0.1 ml, है ना। इंट्राडर्मली देते हैं अगर आप एक जीरो मतलब एट बर्थ से लेके 1 मंथ तक तो 0.05, और 1 मंथ से 1 ईयर तक 0.1 ml। 2 से 4 घंटे, 4 घंटे बाद में इसको डिस्कार्ड करते हैं। इसलिए 1 ml से जो प्रिपेयर किया हमने, और मान लो आप 1 ml जो है 1 महीने से 1 साल के बच्चे को लगा रहे हो 0.1 ml, तो टोटल जो डोज लगेगी वो 10 डोज लगेगी, 10 डोज, है ना। और 0.05 लगा रहे हो तो 20 डोज। तो नंबर ऑफ जो है डे फिक्स होता है, नंबर ऑफ बच्चे जिस दिन ज्यादा हो उस दिन इसको काम में लेते हैं और इसको डिजोल्व करते हैं 1 ml नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन से। बीसीजी वैक्सीन का नाम है, इंट्राडर्मली देते हैं, एट बर्थ देते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आईएम लगाया जाता है और ये भी एट बर्थ लगाया जाता है, उसके बाद में नहीं लगाते। जैसे इसको तो हम 0 to 1 मंथ और 1 मंथ to 1 ईयर भी है। हेपेटाइटिस बी अगर न्यू बॉर्न बेबी में बात करें तो एट बर्थ ही लगता है, विद इन 72 आवर्स, बर्थ होने के बाद में 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर इसको लगा दिया जाता है हेपेटाइटिस बी को। उसके बाद में वैक्सीनेशन शेड्यूल में इसको जो है नॉर्मली बर्थ एट बर्थ जो है इसका यही शेड्यूल रहता है। और डीपीटी जो होता है वो इंट्रामस्कुलर, हेपेटाइटिस बी भी इंट्रामस्कुलर लगता है, और इसको लगाने की जो साइट होती है वो मीडियोलैटरल जो है थाई मसल, जिसको मिड थाई भी बोलते हैं या वास्टस लैटरलिस मसल भी बोलते हैं। तो वास्टस लैटरलिस मसल में इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, थाई मसल में, न्यूबॉर्न बेबी में, 1 साल से छोटे बच्चे में। मीजल्स जो होता है वो हमेशा सबक्यूटेनियस लगता है और 9 मंथ पे लगता है। 9 मंथ से पहले लगाने की जरूरत नहीं है, 9 मंथ पे ही मीजल लगाया जाता है ना, क्योंकि इससे पहले मीजल्स नहीं होता है। तो ये वैक्सीन से संबंधित बात की। अभी जो पिक्चर में वैक्सीन दिख रहा है ये कौन सा वैक्सीन है? बीसीजी वैक्सीन। सारी बातें इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, याद रखिएगा। इसको हमेशा लेफ्ट फोर आर्म पे लगाया जाता है,
यूनिकनेस लाने के लिए, है ना, हमेशा लेफ्ट साइड के फोर आर्म पे लगाया जाता है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो ये बच्चे का जो फोर आर्म है वो कौन सा है, लेफ्ट फोर आर्म है। नेक्स्ट है ये इमेज कई बार पूछा हुआ है, बहुत ही बढ़िया, आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना कि सर ये तो क्या कर रहे हैं, लंबार पंचर प्रोसीजर कर रहे हैं। लंबर एरिया के अंदर पंक्चर करना लंबर पंचर कहलाता है। तो ये जो पिक्चर है ये किसका है, लंबार पंक्चर का है। लंबर एरिया के अंदर विद द हेल्प ऑफ निडल पंचर किया जा रहा है, और ये पंचर करके सीएसएफ को एस्पिरेट कर रहे हैं, है ना, सीएसएफ को यहाँ से चेक किया जाएगा। दो तरीके होते हैं यहाँ पे, इसका थेराप्यूटिक पर्पज भी हो सकता है और डायग्नोस्टिक भी हो सकता है। अगर हम लंबर पंचर थेराप्यूटिक पर्पज से कर रहे हैं तब तो हम यहाँ पे पंचर करके अंदर एनेस्थेटिक एजेंट डालेंगे और मरीज को जो है स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंडर के अंदर ऑपरेशन करेंगे। और अगर आप डायग्नोस्टिक पर्पज से काम ले रहे हो, डायग्नोस्टिक पर्पज से, तो सीएसएफ को विड्रॉल किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, और इस सीएसएफ का एनालिसिस किया जाता है, एनालिसिस, और एनालिसिस करके न्यूरोलॉजिकल डिजीज को डिसाइड किया जाता है। ज्यादातर मेनिंजाइटिस का डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेनिंजाइटिस मेनिंजेस का इन्फ्लामेशन है ब्रेन के अंदर, उसका डायग्नोसिस किया जाता है सीएसएफ एनालिसिस के द्वारा। तो ये प्रोसीजर लंबर पंचर है, सीएसएफ का एनालिसिस करता है, डायग्नोस्टिक वैल्यू है, मेनिंजाइटिस को रूल आउट करने में इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इस तरह की पोजीशन देके लंबर एरिया में पंचर करना लंबर पंचर कहलाता है। नेक्स्ट है ये एक पिक्चर है, आपको आइडेंटिफाई करना है इस इमेज को, ये किस तरीके का इमेज है, ये क्या इमेज है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। फोटोथेरेपी, हीटर, इंक्यूबेटर, रेडियंट वार्मर। कई सारों ने जवाब फोटोथेरेपी दे दिया ऑलरेडी, लेकिन वो बहुत खोटा जवाब है। वेरी गुड, इट्स रेडियंट वार्मर, कई लोग बिल्कुल सही पहचान पाए। ये कौन सी मशीन है, रेडियंट वार्मर। रेडियंट वार्मर रेडिएशन मेथड पे काम करती है, रेडिएशन मेथड पे काम करती है, और प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट करती है हाइपोथर्मिया। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने वाली मशीन है, रेडिएशन मेथड पे काम करती है, इसलिए नाम दिया इसको रेडियंट वार्मर, है ना, रेडिएशन मेथड। फोटोथेरेपी जो होती है वो जॉन्डिस के ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं, और वो इस तरीके की मशीन नहीं होती। इसमें देखिएगा ये जो जगह होती है यहाँ पे न्यूबॉर्न बेबी को हम लेटाते हैं, और ये ऊपर जो है ये लाइट लगी होती है, ये रेडिएशन मेथड पे काम करती है और इस पूरे एनवायरनमेंट को गर्म रखती है, इस पूरे एनवायरनमेंट को क्या रखती है, गर्म रखती है। और अगर पूरा एनवायरनमेंट गर्म रहेगा तो ये रेडिएशन मेथड कहलाता है, जिसमें डायरेक्ट टच के बिना ही जो है हीट का जो है वो मेंटेनेंस होता है। तो ये पूरा एनवायरनमेंट गर्म रहेगा तो बच्चा किस में नहीं जाएगा, हाइपोथर्मिया में नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चा इसी एनवायरनमेंट में लेटा हुआ है। तो ये तरीका कहलाता है रेडिएशन, और ये हाइपोथर्मिया के प्रिवेंशन में काम में लेते हैं। इंक्यूबेटर भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन इंक्यूबेटर जो होता है वो कन्वेक्शन मेथड पे काम करता है, कन्वेक्शन मेथड पे। और इंक्यूबेटर जो है वो मदर के वुम्ब जैसा होता है, ये कन्वेक्शन मेथड पे काम करता है। हीटर जो होता है वो एक्सटर्नली होता है, वो इस तरीके का नहीं होता है। वो फोटोथेरेपी मशीन ये नहीं होती है, जॉन्डिस के ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं, ब्लू लाइट यूज की जाती है फोटोथेरेपी के अंदर। नेक्स्ट है ये इमेज है, आपको पहचानना है ये क्या है। तो ये जो एरिया आप देख रहे हो ये सिंपाइसिस प्यूबिस वाला एरिया है, और प्यूबिस जहाँ पे हेयर का ग्रोथ होता है ये वो एरिया है। तो इसके ऊपर यहाँ पे एक होल करके ये जो है डबल ल्यूमन कैथेटर है, इंडवेलिंग कैथेटर है, इसको फॉलिस कैथेटर कहते हैं। तो डबल ल्यूमन का कैथेटर प्यूबिक एरिया के ऊपर की तरफ एक होल करके अगर डाला गया है तो प्यूबिक के ऊपर के एरिया को कहते हैं सुप्रा प्यूबिक, सुप्रा प्यूबिक। और क्या डाला इसमें से होल करके, कैथेटर, तो सुप्रा प्यूबिक कैथेटर, एसपीसी। ये पिक्चर है एसपीसी का, एसपीसी बोलते हैं सुप्रा प्यूबिक, सुप्रा प्यूबिक कैथेटर, सुप्रा प्यूबिक कैथेटर, सुप्रा प्यूबिक कैथेटर। प्यूबिक एरिया के ऊपर की तरफ होल करके कैथेटर को इंसर्ट करना सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन कहते हैं, एसपीसी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है गुड अटैचमेंट शोन इन पिक्चर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट वन। गुड अटैचमेंट पिक्चर में दिया हुआ है, सब चीजें हैं एक को छोड़ के। ये आपके पास में पिक्चर है, इसको इस तरीके से बच्चे का जो है मदर के ब्रेस्ट को सक करना गुड अटैचमेंट कहलाता है। तो इसमें सब चीजें हैं एक को छोड़ के। क्या क्या होता है गुड अटैचमेंट के साइन, क्या होते हैं साइन ऑफ गुड अटैचमेंट, लोअर लिप इन्वर्टेड, chin touching to the mother's breast, widely open mouth,
most of nipple and areola in the mouth, which is the correct one. गुड अटैचमेंट जो पिक्चर में दिया हुआ है इसमें सब चीजें होती है एक को छोड़ के, मतलब साइन क्या होता है गुड अटैचमेंट के, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब है। गुड अटैचमेंट के साइन है मतलब बच्चा अच्छे से अटैच्ड है मदर के ब्रेस्ट से और बहुत अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, उसके साइन में हमेशा बच्चे की जो चिन्ह है, बच्चे की जो चिन्ह है वो हमेशा टचिंग में होनी चाहिए मदर के ब्रेस्ट में। यहाँ पे देखिएगा चिन्ह मदर के ब्रेस्ट में टचिंग में, ये गुड अटैचमेंट का साइन है। बच्चे का माउथ जो है वो हमेशा वाइडली ओपन होना चाहिए, ये बच्चे का माउथ जो है ये वाइडली ओपन है, तो माउथ वाइडली ओपन होना चाहिए। और मोस्ट ऑफ जो निप्पल है, निप्पल और एरियोला जो होता है वो बच्चे के माउथ में होना चाहिए। तो मदर का जो निप्पल और मोस्ट ऑफ द एरियोला जो है, बच्चा ज्यादा माउथ वाइडली ओपन करेगा तो मोस्ट ऑफ द निप्पल और एरिया जो है वो बच्चे के माउथ में होगा। तो ये तीन चीजें तो साइन है गुड अटैचमेंट का, ये तीनों गुड अटैचमेंट के साइन है। एक्सेप्ट का क्वेश्चन था तो कौन सा साइन नहीं है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लोअर लिप जो होता है वो इन्वर्टेड होता है, ये गलत है, ये गुड अटैचमेंट का साइन नहीं है। लोअर लिप इन्वर्टेड की जगह क्या होना चाहिए, ईवर्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ईवर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब अंदर की तरफ, ईवर्टेड मतलब बाहर की तरफ। ये लोअर लिप जो होता है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, तो ईवर्टेड होना चाहिए, इन्वर्टेड नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर है ईवर्टेड। तो यहाँ पे जो रॉन्ग है, जो साइन नहीं है गुड अटैचमेंट का, वो ए ऑप्शन है। बी सी और डी जो है तीनों ही गुड अटैचमेंट के साइन रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुड अटैचमेंट का साइन कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट ये पिक्चर है, आपको पहचाना ये क्या है, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, आपने बहुत सही पहचाना। ये है एंटीरियर फोंटेनल है और ये है पोस्टीरियर फोंटेनल है ना। इसको बोलते हैं ब्रेगमा, इसको बोलते हैं ब्रेगमा और इसको बोलते हैं लेमडा, है ना। दो फोंटेनल है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ब्रेगमा और लेमडा। ब्रेगमा इज द एंटीरियर फोंटेनल, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर फोंटेनल, और लेमडा इज द पोस्टीरियर फोंटेनल। ये एंटीरियर फोंटेनल है, ये पोस्टीरियर फोंटेनल है, पोस्टीरियर फोंटेनल है। ब्रेगमा और लेमडा एंटीरियर फोंटेनल और पोस्टीरियर फोंटेनल। ब्रेगमा जो एंटीरियर फोंटेनल है ये डायमंड शेप का है, इसका शेप कैसा है, डायमंड, इसका शेप कैसा है, डायमंड के शेप का। और पोस्टीरियर फोंटेनल जो होता है वो ट्राइएंगल शेप का है, कैसा है, ट्राइएंगल शेप का। एक है डायमंड शेप और दूसरा कैसा है, ट्राइएंगुलर शेप का। लेमडा और ब्रेगमा, एंटीरियर और पोस्टीरियर फोंटेनल, ब्रेगमा और लेमडा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई इमेज विच इज गिवन बिलो, एंड अगेन दिस इज द इमेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया। बीम बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, साल्टर स्केल और इन्फेंटोमीटर। वेरी गुड, इट्स साल्टर स्केल। क्या है ये, साल्टर स्केल। दिल्ली एम्स का ही क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है रिपीटेडली। साल्टर स्केल जो होता है वो यूज किया जाता है, यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ, यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ, मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ वेट, वजन को मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है। साल्टर स्केल वेट को मेजर किया जाता है इससे। बीम बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस और इन्फेंटोमीटर से भी वेट मेजर करते हैं, लेकिन ये इमेज जो है वो साल्टर स्केल का है। ये चारों जो स्केल है जो ये वेट को ही मेजर करती है, लेकिन ये जो इमेज है ये किसका है, साल्टर स्केल का है। और वो भी किसके काम आती है, वेट को मेजर करने के काम आती है। तो वेइंग मशीन की तरह यूज होती है कम्युनिटी सेटअप के अंदर, नाम देते हैं इसको साल्टर स्केल। नेक्स्ट है, ये एक इमेज है जिसमें जो सूचर लाइन है, सूचर लाइन है वहां से इंटेस्टाइन बाहर की तरफ आ रखी है। बहुत अच्छे, इसको बोलते हैं एविसरेशन। क्या बोलते हैं, एविसरेशन। देखिएगा दो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, एक होता है डीसेंस और दूसरा होता है एविसरेशन। ये जो पिक्चर है ये किसका है, एविसरेशन। एविसरेशन का मतलब होता है जो सर्जिकल साइट है उसमें से इंटरनल ऑर्गन का बाहर की तरफ आ जाना। दो वर्ड होते हैं, अगर सर्जिकल साइट में सूचर लगी हुई है, सूचर साइट सेपरेट हो जाए तो इसको बोलते हैं डीहिसेंस। क्या बोलते हैं, डीहिसेंस। डीहिसेंस, डीहिसेंस का मतलब होता है सूचर लाइन का आपस में सेपरेट हो जाना। और उस सेपरेट सूचर लाइन के अंदर से अगर ऑर्गन बाहर की तरफ प्रोट्रूज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एविसरेशन। तो दो वर्ड है, एक हो गया डीहिसेंस और दूसरा हो गया एविसरेशन। ये जो इमेज है ये किसका है, एविसरेशन का, क्योंकि इसमें इंटेस्टाइन बाहर आई हुई है। तो जब इंटरनल ऑर्गन बाहर आ जाता है तो उसको एविसरेशन कहते हैं। जब सर्जिकल साइट आपस में सेपरेट होती है उसको डीसेंस कहते हैं। दोनों ही सर्जिकल इमरजेंसी है, तुरंत सर्जन को इन्फॉर्म करना होता है।
अगर पार्ट बाहर आया है तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको नॉर्मल सेलाइन से मॉइस्ट गोज से कवर करके रखो, है ना। इसको नॉर्मल सेलाइन वाले मॉइस्ट गोज से, नॉर्मल सेलाइन मॉइस्ट गोज जो होता है, मॉइस्ट गोज जो होता है, गोज, उस गोज से इसको क्या कर दो, कवर कर दो। सर्जिकल इमरजेंसी है तुरंत इन्फॉर्म करो और मॉइस्ट सेलाइन गोज से इसको क्या कर दो, कवर, ताकि इसमें नेक्रोसिस, गैंग्रीन और इन्फेक्शन होने की संभावनाएं जो है मिनिमाइज हो जाए। ये कंडीशन कहलाती है एविशरेशन। ज्यादातर सर्जरी के हफ्ते भर बाद में ये होती है। ओबीज मरीजों के अंदर ज्यादा होती है ड्यू टू द एब्डोमिनल प्रेशर। ओबीज पेशेंट में ये पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन होता है, 7 दिन बाद में होता है ऑपरेट होने के। अगला ये इमेज है और वेरी गुड है। ये जो इमेज आपको दिख रहा है मैक्रोसेफली, हेड का साइज बड़ा है, विजिबल है स्काल्प वेन, स्काल्प वेन आपको दिख रही है, हेड का साइज बड़ा है, मैक्रोसिपली है, टोट एंड साइनी स्किन है, चमकदार और खिंची हुई तनी हुई स्किन है, टोट एंड साइनी स्किन है, और प्रोट्रूजन है आई बॉल का, बाहर की तरफ निकली हुई है, सनसेट आई साइन है, मैस्वेन साइन है। ये सारे साइन इंडिकेट करता है कि कौन सी कंडीशन है ये कंडीशन है हाइड्रोसिपलस। ये कौन सी कंडीशन है, हाइड्रोसिपलस। हाइड्रो वर्ड फॉर वाटर, सिपलस वर्ड फॉर ब्रेन। तो एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन द ब्रेन मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ सीएसएफ इन द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में जब सीएसएफ इकट्ठा होता है तो हेड की साइज का इस तरीके से बड़ा हो जाना हाइड्रोसिपलस कहलाता है। हाइड्रोसिपलस एक न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट है, ज्यादातर ये ऑब्स्ट्रक्टेड टाइप का होता है, बच्चों में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ऐसा होता है। और इसके साइन के अंदर हमने भी बात की कि मैक्रोसिपेली होता है ना, स्काल्प वैन विजिबल होती है, टोट एंड साइनी स्किन होती है, हेड जो होता है वो साइज में बड़ा होता है। इसके अलावा जो है इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें संटिंग काम में ली जाती है और वीपी और वीएस संट वहां पे यूज किया जाता है। सनसेट आई साइन और मैस्वेन साइन हाइड्रोसिपलस से संबंधित ही है। So this is a neurological condition indicated hydrocephalus, and there is a problem in the drainage of CSF, and CSF is accumulated in the ventricles. There is increased head size, so it is known as नेक्स्ट। ये एक इमेज का क्वेश्चन है और ये जो इमेज है ये क्या इंडिकेट करता है, बहुत अच्छे, कई लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना है। इट्स स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, है ना। इसको हमने हमने क्या बोलना है, स्पंज होल्डिंग या स्पंज होल्डर या स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। स्पंज होल्डिंग फोर्सेप जो होती है उसको पहचानने का तरीका होता है कि इसका जो ये एंड पार्ट होता है, ये जो एंड पार्ट होता है यहाँ पे इस तरीके से ये जो है एंड पार्ट के ऊपर यहाँ पे होल्ड करने के लिए ये जो है वहां पे आपको कट दिए होते हैं, इसको स्पंज होल्डिंग फोर्सेप कहते हैं। वी सेड स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, स्पंज होल्डिंग होल्डिंग फोर्सेप, है ना। और ये जो स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स है इसका यूज क्या है, तो स्पंज फोर्सेप्स भी कहते हैं इसको शॉर्ट में। और ये होल्ड करने के काम आता है स्पंज को, है ना। तो जब कोई भी मेडिकल प्रोसीजर करते हैं तो उसमें स्वैप्स या स्पंज को होल्ड करके उसको यूज लेने का ये तरीका होता है। और पेंट करने के लिए काम में लेते हैं बीटाडीन सॉल्यूशन वगैरह सर्जिकल साइट पे, तो वहां यूज आते हैं स्पंज होल्डिंग फॉर होल्ड स्पंज और स्वैप। नेक्स्ट है ये एक और इमेज है और ये इमेज क्या है ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको पहचानना है। आप देख सकते हो स्किन का फोल्ड है और स्किन की फोल्ड को होल्ड करके रखा है, तो इसको हम नाम देते हैं स्किन फोल्ड कैलिपर, है ना। क्या बोलते हैं इसको, बहुत अच्छे, इसको बोला जाता है स्किन फोल्ड कैलिपर, स्किन फोल्ड कैलिपर। ये इमेज जो है यह है स्किन फोल्ड कैलिपर्स का। स्किन फोल्ड कैलिपर जो होता है वो स्किन के फोल्ड या स्किन की जो थिकनेस है, यहाँ देख रहे हो स्किन की जो थिकनेस है, स्किन जो मोटाई है, स्किन के फोल्ड की जो थिकनेस है, तो स्किन के फोल्ड की थिकनेस को मेजर करता है। हालांकि स्किन फोल्ड थिकनेस नीड नॉट बी मेजरमेंट इन रूटीन क्लिनिकल एग्जामिनेशन, कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब बच्चा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का होता है, किसका होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का हम सस्पेक्टेड करते हैं बच्चे को, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मेरास्मस और क्वासी और कोर, उस तरीके का बच्चा होता है, तब हमें स्किन के फोल्ड को मेजर करना होता है। हम ट्राइसेप्स के ऊपर से मिड लेफ्ट अपर आर्म जो कि लूजली हैंग होती है बाय द साइड, उसमें हम इसको काम में लेते हैं। इसको हार्पेंडन कैलिपर्स भी कहते हैं, है ना। इसका दूसरा नाम है हार्पेंडन कैलिपर्स, हार्पेंडन, हार्पेंडन कैलिपर्स, हार्पेंडेंस कैलिपर या स्किन फोल्ड कैलिपर, हार्पेंडन कैलिपर, ये भी इसका नाम है। और काम किस में लेते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बच्चे में। तो ये
कुछ इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड के एमसीक्यूज आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। और इसके अलावा एक काम और करें, इस वीडियो इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आज ही ले, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो मैक्सिमम लोगों तक रीच आउट कर सकते हैं और भगवान कृष्ण के उस वाक्य को सार्थक कर सकते हैं कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो प्लीज एक बार सारथी बन के देखिएगा, अच्छा लगता है। तो मिलता है दोबारा एक नए वीडियो के साथ में, एक नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।